आप जब भी इस स्किल को सीखने का फैसला करते हैं तो हर फील्ड में कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो हर फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए तो नॉर्मल होती है, लेकिन जब एक न्यू भी उन टर्म्स को पहली बार सुनता है तो ये हमके ऊपर से जाती हैं। चाहे जो भी स्किल हो, अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको मालूम ना हो और आपको काम आता भी हो तो क्लाइंट से प्रोजेक्ट पकड़ते, उसे कन्विंस करते, इवन के इंटरव्यू के वक्त भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हर फील्ड की तरह एसईओ कंटेंट राइटिंग में भी बहुत सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिनके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या चीज है और जानेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो ना सिर्फ आपके लिए इस स्किल को सीखना आसान करेगी बल्कि क्लाइंट कैप्चर करने और इंटरव्यू क्लियर करने में भी काफी मदद देगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इन टर्मिनोलॉजीज की तरफ। तो व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग? एसईओ कंटेंट राइटिंग असल में दो स्किल्स का मजमुआ है। एसईओ एक अलग स्किल है और कंटेंट राइटिंग एक अलग स्किल है। एसईओ की कंप्लीट फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वर्ड वो दो लफ्जों से मिलकर बना है। पहला है सर्च इंजन और दूसरा है ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन क्या होता है? अगर आसान लफ्जों में समझाऊं तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इंटरनेट पर हजारों वेबसाइट है जिन पर न जाने कितना ज्यादा डाटा मौजूद है। अब उस तमाम डाटा को ढूंढकर उसे तरतीब देकर और जरूरत पड़ने पर यूजर को शो करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे कहते हैं सर्च इंजन। अब हमारे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर है यानी कि सर्च इंजन है जो इंटरनेट से डाटा उठाते हैं और यूजर को उनकी सर्च के मुताबिक प्रोवाइड कर देते हैं। जिनमें से द मोस्ट फेमस सर्च इंजन है हमारे पास गूगल और सेकंड मोस्ट फेमस है बिंग। अब अगर बात की जाए ऑप्टिमाइजेशन की तो ऑप्टिमाइजेशन का लफ्जी मतलब है किसी चीज को दुरुस्त करना या कहने जीवों कि उसे बेहतर बनाना। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करने पर काम करते हैं। क्योंकि गूगल द मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन है तो हमेशा आपको जो भी क्लाइंट मिलेगा वो गूगल के सर्च इंजन के लिए ही अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करवाना चाहेगा। तो सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं। अब क्योंकि हमने मोस्टली गूगल के लिए ही काम करना होगा तो मैं आप सर्च इंजन की टर्म की वजह गूगल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा। अब रैंकिंग की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आपको बताता चलूं कि जो भी वर्ड्स हम गूगल की सर्च बार में लिखते हैं वो हमारे पास कीवर्ड्स कहलाते हैं और हर कीवर्ड के ऊपर गूगल आपको हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स शो करता है। लेकिन हम एज ए यूजर क्या करते हैं, सिर्फ सबसे टॉप की वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसे कंज्यूम करते हैं और वापस चले जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स में से गूगल कैसे देखता है कि कौन सी वेबसाइट उसने टॉप पे शो करनी है और कौन सी वेबसाइट उसने उसके बाद शो करनी है, सिंपली वेबसाइट्स की ऑप्टिमाइजेशंस को देखते हुए। जिन वेबसाइट्स को प्रॉपर्ली गूगल के सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज किया गया होगा गूगल उन्हें टॉप पर शो करेगा और जिनकी ऑप्टिमाइजेशंस प्रॉपर नहीं होंगी गूगल उन्हें नीचे शो करेगा। अब ये तो हमने बात कर ली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ की। अब बात कर लेते हैं कंटेंट राइटिंग की। तो कंटेंट राइटिंग जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी या अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए कंटेंट राइट करवाते हैं। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि एसईओ कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम वेबसाइट्स के लिए एक प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखेंगे ताकि वो गूगल सर्च इंजन के टॉप पर शो हो सके। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि एसईओ कंटेंट राइटर एक सिंपल कंटेंट राइटर से किस तरह बेहतर है और मार्केट में किसकी डिमांड ज्यादा है। तो एक लम्हे के लिए जरा सोचिए कि अगर आपकी खुद की एक वेबसाइट हो जिसे आप गूगल के टॉप रिजल्ट्स में लेकर आना चाहते हो तो क्या आप एक ऐसे राइटर को हायर करेंगे जो सिर्फ आपको आपकी वेबसाइट का कंटेंट राइट करके दे, या एक ऐसे राइटर को जो ना सिर्फ आपको आपका कंटेंट राइट करके दे बल्कि उस कंटेंट को गूगल के सर्च इंजन के लिए कंप्लीटली ऑप्टिमाइज भी करे? यकीनन एक ऐसे राइटर को जो ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइट करना चाहता हो। यही वजह है कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटर्स की डिमांड मार्केट में सिंपल कंटेंट राइटर्स की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि हर वेबसाइट ओनर चाहता है कि उसकी वेबसाइट गूगल में रैंक करे। अब एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या चीज है और इसकी मार्केट में क्या डिमांड है, इस बात का अंदाजा तो आपको हो ही गया। तो अब चलते हैं उन टर्मिनोलॉजीज की तरफ जो एज अ एसईओ कंटेंट राइटर आपको मालूम होना लाजमी है। नंबर 1 है हमारे पास कीवर्ड्स। वो सेट ऑफ वर्ड्स जो हम गूगल की सर्च बार में सर्च करते हैं अपने किसी सवाल के हल के लिए, वो हमारे पास कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं सर्च इंटेंट की या कीवर्ड इंटेंट की। सर्च इंटेंट मतलब एक यूजर जो भी क्वेरी गूगल में सर्च करता है उसके पीछे इसका मेन मकसद या मेन पर्पस क्या है, यानी वो किस तरह की इंफॉर्मेशन देखना चाह रहा है। अगर तो समझ गए हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं समझे तो जब मैं अभी इसकी टाइप्स और एग्जांपल्स बताऊंगा तो अच्छे से समझ जाओगे। अब एज अ यूजर आप जो भी क्वेरी गूगल में सर्च करते हैं उस क्वेरी को सर्च करने के पीछे आपके 4 तरह के इंटेंट हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंफॉर्मेशनल इंटेंट। जब एक यूजर गूगल में आके
अपना कोई कीवर्ड सर्च करता है जिससे रिलेटेड वो सिर्फ अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा होता है, तो इस तरह के कीवर्ड्स के इंटेंट को इंफॉर्मेशनल इंटेंट कहा जाता है। जैसे अगर मैं गूगल पर जाकर सर्च करूँ कि हाउ टू मेक अ कंटेंट या हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल टी, तो इन कीवर्ड्स के पीछे का मेरा इंटेंट सिर्फ यही है कि मैं इन कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करूँ। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। जब हम किसी खास प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हो, तो ऐसी सर्चेस के इंटेंट को कहा जाता है कमर्शियल इंटेंट। मिसाल के तौर पर अगर एक यूजर सर्च करे बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, बेस्ट लैपटॉप्स इन लाहौर, रिव्यूज ऑफ आईफोन 15 प्रो, आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड्स या बेस्ट गेमिंग हेडफोन्स, ये सारी ऐसी सर्चेस हैं जिसमें यूजर का इंटेंट ये है कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। ऐसी सर्चेस को इंटरेस्टेड सर्चेस भी कहा जाता है, जिनमें यूजर एक प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है लेकिन अभी फैसला नहीं कर पा रहा कि वो इस प्रोडक्ट को बाय करे या ना करे, या अगर बाय करने का सोच भी लिया है तो कंफ्यूज है कि कौन सी प्रोडक्ट बाय की जाए, और इसीलिए वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है। तीसरा सर्च इंटेंट है हमारे पास ट्रांजैक्शनल इंटेंट। अब ऐसे कीवर्ड जिनमें यूजर का माइंड कंप्लीटली रेडी है और अब वो प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, मसलन बाय आईफोन 15, बाय रेडमी 9C पाकिस्तान, आईफोन 15 फॉर सेल, डिस्काउंट्स ऑन रेडमी 9C या मोबाइल शॉप्स नियर मी। ऐसी सर्चेस या कीवर्ड्स का इंटेंट हमारे पास ट्रांजैक्शनल इंटेंट कहलाता है। लास्टली हमारे पास आता है नेविगेशनल इंटेंट। इन सर्चेस में यूजर किसी वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पर जाना चाहता है। मसलन अगर यूजर आकर गूगल में सर्च करे फेसबुक लॉगिन, इंस्टा लॉगिन या medium.com वगैरह, तो ये सब एक स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं। यूजर इन वेबसाइट्स पर जाने के लिए गूगल में इनको सर्च कर रहा है। ऐसी क्यूरीज का इंटेंट हमारे पास कहलाता है नेविगेशनल इंटेंट। तो जब भी कोई यूजर गूगल में आके कोई क्यूरी सर्च करता है तो उसके पीछे यही 4 इंटेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की। अगर लेंथ वाइज देखा जाए तो कीवर्ड्स 2 तरह के होते हैं। पहले हैं हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो 1 या 2 लफ्जों से मिलकर बनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कुकिंग। ये थोड़े जनरलाइज्ड किस्म के कीवर्ड्स होते हैं क्योंकि इनको देखकर यूजर का सर्च इंटेंट मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो 3 या 3 से ज्यादा लफ्जों के मिलकर बनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हाउ टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ये कीवर्ड्स थोड़े स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं क्योंकि इनको देखते हुए यूजर का सर्च इंटेंट मालूम हो जाता है। अब अपने कंटेंट को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए हम इन कीवर्ड्स के इस्तेमाल जो गूगल पर मोस्टली सर्च हो रहे होते हैं अपने कंटेंट में करते हैं। जिस नए कीवर्ड के लिए हम अपना आर्टिकल राइट करवाना चाहते हैं उस कीवर्ड को कहा जाता है प्राइमरी कीवर्ड। लेकिन अपने आर्टिकल्स को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करने के लिए हम अपने मेन कीवर्ड से रिलेटेड भी कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इन कीवर्ड्स को कहा जाता है NSI कीवर्ड्स या सेकेंडरी कीवर्ड्स, क्योंकि इन कीवर्ड्स पे रैंक करना हमारा मेन मकसद नहीं होता, लेकिन अपने कंटेंट को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करने के लिए इन कीवर्ड्स को अपने आर्टिकल में इस्तेमाल करना जरूरी होता है। यही वजह है कि ये कीवर्ड्स हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं उन पोजीशंस की जहां अपने प्राइमरी कीवर्ड्स को लाजमी इंसर्ट करते हैं अपने कंटेंट को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज बनाने के लिए। आपके आर्टिकल्स के टाइटल्स में, आपके आर्टिकल के पेज URL में, आर्टिकल्स के हेडर्स में और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपका प्राइमरी कीवर्ड मेंशन करना जरूरी है। साथ ही साथ हम अपने मेटा टाइटल्स और मेटा डिस्क्रिप्शंस में भी अपने प्राइमरी कीवर्ड को जरूर मेंशन करते हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए सोचें कि जब भी यूजर कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो जो रिजल्ट्स गूगल उसे शो करेगा वो कुछ इस तरह के होंगे। ये सर्टेन पोर्शन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये किसी भी वेबसाइट का मेटा डाटा कहलाते हैं, जो 2 चीजों से मिलकर बनता है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं कि यूजर जब भी कोई क्वेरी गूगल में सर्च करेगा तो पहला इंप्रेशन जो आपकी वेबसाइट उस यूजर पर डालेगी वो आपके मेटा डाटा की वजह से होगा। इसीलिए एज अ राइटर मेटा डाटा को खूबसूरत लिखना जरूरी होता है ताकि मैक्सिमम लोग आपकी वेबसाइट के पेज पर क्लिक करें। यहाँ एक छोटी सी बात आपको ये बताता चलो कि मेटा टाइटल हमारे पास टाइटल टैग्स भी कहलाते हैं। तो अब अगर आप किसी से टाइटल टैग का लफ्ज सुने तो आपको फौरन समझ लग जानी चाहिए कि वो मेटा टाइटल की बात कर रहा है। या मैं एक और बात आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट के हर पेज के लिए या यूं कह लीजिए कि हर आर्टिकल के लिए एक डिफरेंट मेटा डाटा राइट करते हैं। जैसे कि अगर आप इस वेबसाइट के पेजेस को देखें तो इस पेज के लिए इसका एक मेटा डाटा डिफरेंट है इस पेज की निस्बत और इस पेज की निस्बत। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट की कि एज अ राइटर आपको किस किस तरह के कंटेंट राइट करने पड़ सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं ब्लॉग्स, नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं एफिलिएट आर्टिकल्स या इन्हें कमर्शियल आर्टिकल्स भी कहा
कहा जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है वेब कंटेंट और नंबर 4 पर एड कॉपीज। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ब्लॉग के इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स। आप स्क्रीन पे इस टाइम ब्लॉग और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल का एक फॉर्मेट देख रहे होंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से लिखे जाते हैं और आपको नाम से भी मालूम हो गया होगा कि इसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कीवर्ड्स इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट की कीवर्ड्स होंगे आप उन्हीं का इस्तेमाल अपने ब्लॉग्स और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स में करते हैं। दूसरे नंबर में हमारे पास आते हैं एफिलिएट आर्टिकल्स और कमर्शियल आर्टिकल। स्क्रीन पर आप इस टाइम का फॉर्मेट देख रहे होंगे। ये बिल्कुल ब्लॉग्स और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क ये आता है कि आप इनके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप उन प्रोडक्ट्स के प्रोस और कॉन्स को मैच करते हैं और एंड पे अपनी एक सजेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि इन तमाम प्रोडक्ट्स में से आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी लगती है। क्योंकि अब आप कीवर्ड्स के इंटेंट से बखूबी वाकिफ है तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कमर्शियल और एफिलिएट आर्टिकल्स के अंदर हम कमर्शियल इंटेंट वाले कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल इंटेंट की कीवर्ड्स में यूजर का सर्च करने का मकसद ये होता है कि वो प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होता है और अभी फैसला करना चाह रहा होता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट को बाय करे। तो कमर्शियल और एफिलिएट आर्टिकल्स के अंदर हम कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेब कंटेंट की। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस वेबसाइट के लिए लिखे जाने वाला कंटेंट हमारे पास वेब कंटेंट कहलाता है और उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होता है। आप देख रहे होंगे कि ये फॉर्मेट कमर्शियल आर्टिकल्स और ब्लॉग्स की निस्बत काफी डिफरेंट है। वेब कंटेंट के अंदर हम ज्यादातर जिन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट और कमर्शियल इंटेंट का मिक्सचर होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर एक यूजर हमारी वेबसाइट पर आए तो प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज हो तो हम अपने कमर्शियल कीवर्ड्स का भी यूज कर लेते हैं ताकि हम उसे एक अच्छी सी प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकें। और अगर वो यूजर वो प्रोडक्ट बाय करने के लिए तैयार है तो हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट या सर्विस बाय भी कर सके। अब जो फोर्थ टाइप ऑफ कंटेंट हमारे पास आता है वो है एड कॉपीज, या अक्सर इन्हें सिटी कॉपीज भी कहा जाता है। इनका फॉर्मेट क्या होता है सेम स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि स्क्रॉलिंग करते वक्त आपको इस तरह के एड्स नजर आते होंगे। ये हमारे पास एड कॉपीज कहलाती है और मोस्टली जो से कीवर्ड्स एड कॉपीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट रखने वाले कीवर्ड्स होते हैं। अब जो राइटर एड कॉपीज राइट करते हैं उन्हें कंटेंट राइटर्स नहीं बल्कि कॉपी राइटर्स कहते हैं। तो यही वजह है कि हम एड कॉपीज पे फोकस नहीं करेंगे, हम ज्यादातर ब्लॉग्स, कमर्शियल आर्टिकल्स और वेब कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि 95% ऑफ द टाइम आपके क्लाइंट्स को सिर्फ यही 3 टाइप्स का कंटेंट चाहिए होता है। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ कंटेंट। अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बता देता हूँ जो ज्यादातर इंटरव्यूज के अंदर राइटर्स से पूछी जाती है। इनमें सबसे पहली है हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी। कितनी दफा हमने अपने मेन कीवर्ड का इस्तेमाल किया है अपने आर्टिकल या अपने कंटेंट के अंदर, उसको अगर हम डिवाइड कर दें अपने आर्टिकल के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो हमारे पास जो परसेंटेज निकलेगी उसे कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 10 मरतबा अपने प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल किया है अपने 1000 वर्ड्स के आर्टिकल के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इस आर्टिकल की कीवर्ड डेंसिटी 1% आई है। अब अगर आपके ज़हन में ये सवाल आए कि हमने अपने आर्टिकल्स के अंदर कितनी दफ़ा अपने प्राइमरी या मेन कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है, तो आप कीवर्ड डेंसिटी का अंदाज़ा रख सकते हैं कि हमने अपने आर्टिकल्स की कीवर्ड डेंसिटी 1 या 1 से कम रखनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने देनी होती। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेजर टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं इंटरव्यूज के अंदर वो है कीवर्ड स्टफिंग। अब अगर आपने कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल ना रखा और अपने आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी मरतबा अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लिया तो हमारे पास वो आर्टिकल एक कीवर्ड स्टफ्ड आर्टिकल कहलाएगा, यानी आपने उस आर्टिकल के अंदर नेचुरल रेशियो से ज्यादा मरतबा कीवर्ड्स को इंसर्ट कर दिया है। पास्ट में ऐसा होता था कि जब आप कीवर्ड स्टफिंग करते थे, यानी कि काफी मरतबा अपने प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे अपने आर्टिकल्स के अंदर, तो गूगल आपके आर्टिकल्स को रैंक कर देता था और डी रैंक बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन जब गूगल ने देखा कि वेबसाइट ओनर्स अपनी रैंकिंग के लिए अपने आर्टिकल्स के अंदर कीवर्ड्स को स्टफ करते जा रहे हैं और यूजर एक्सपीरियंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो गूगल ने इस तरह की वेबसाइट्स को जो कीवर्ड स्टफिंग करके रैंकिंग इंप्रूव करना चाह रही थी डी रैंक करना शुरू कर दिया। उसके बाद से गूगल ने अपनी अपडेट्स के अंदर वेबसाइट ओनर्स को कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करने का कहा। जो तीसरी मेजर टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम पूछी जाती है वो है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन एक एसईओ इशू है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस को एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसका नुकसान सिंपली यही है कि वो पेजेस आपस में ही एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाते हैं और एक दूसरे की परफॉर्मेंस को खराब करते हैं। किस तरह से कि अगर 1000 यूजर एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट के 2 पेजेस उसी कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, तो वो 1000 की ट्रैफिक 2 पेजेस में
में स्प्लिट हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों पेजेस की परफॉर्मेंस खराब होगी और हो सकता है कि गूगल कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के इशू की वजह से हमारे इन दोनों रैंक पेजेस को डी रैंक कर दे। तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन को अवॉइड करने का क्या तरीका है कि हम अपने हर पेज के लिए सिंपली एक डिफरेंट प्राइमरी कीवर्ड का इस्तेमाल करें। अब इन तमाम टर्म्स को अच्छे से समझने के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ करें। मैं जानता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर ही फोकस किया है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को शुरू में ही सीख लेना आपके लिए काफी आसानी पैदा करेगा। तो अगर इन टर्मिनोलॉजीज में आपको कोई भी मसला है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा ताकि आपके लिए इस स्किल को सीखना मैं जितना आसान कर सकता हूँ उतना आसान कर दूं। और अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आप राइटिंग से स्टार्टिंग में किस हद तक अर्न कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने ना सिर्फ आपके साथ अपनी सारी राइटिंग जर्नी शेयर की है बल्कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि एज अ बिगिनर राइटर मैं कितना अर्न कर रहा था। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।